गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ड्यू फ्लाई जेई नीट। तो आज 14 अक्टूबर, जैसा कि आपसे मैं बोला था कि क्लास 12th की बैच स्टार्ट होगी। तो आज जो है क्लास 12th का लेक्चर 1 चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम सब कुछ बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के भी बारे में बात करने वाले हैं चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी बारे में बात करने वाले हैं। तो ये ऊपर हेडिंग डाल दें, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? तो पहली फर्स्ट थिंग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ चार्ज? चार्ज होता क्या चीज़ है? चार्ज इज अ इंट्रिंसिक properties of material by virtue of which it attract or repel. It attract or repel to other material, other material। अब हम साहब इस पूरे चैप्टर को पहले हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। देखो, पूरे चैप्टर को इस तरीके से डिवाइड करें। अब आपके पास क्लास 12th में चूँकि आप हो, तो इस पूरे चार्ज जो आपके पास चार्ज है, ठीक, पहला जो पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। जब हम चार्ज की स्टडी करेंगे साहब, क्यू की स्टडी करने वाले हैं, तो यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। अगर क्यू रेस्ट में होता है तो बात करेंगे। दूसरा है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिज्म में हम चार्ज की स्टडी करेंगे, लेकिन इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हेन चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे चार्ज जो है वो रेस्ट पे होगा, मतलब यहाँ पे स्पीड उसकी चार्ज की क्या होने वाली है? 0 होने वाली है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि चार्ज इट इज एट रेस्ट। मैग्नेटिज्म का मतलब व्हेन चार्ज साहब मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब चार्ज जब मूव करेगा तो इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन चार्ज जब मूव करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब इन दोनों चैप्टर का जो कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम बाद में लास्ट में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको EMW भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक वेव प्लस मैग्नेटिक वेव, या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फील्ड क्रिएट होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब ये सर कब क्रिएट होगा? तो चार्ज की ही वजह से ही क्रिएट होगा। तो सब चार्ज की ही, व्हेन क्यू इज, ऐसे लिखेंगे, व्हेन चार्ज इज एक्सीलरेटेड। जब चार्ज एक्सीलरेटेड होगा तो ये फील्ड प्रोड्यूस होगा।
तो इस तरीके से हम पूरे क्लास 12th में जो स्टडी करने वाले हैं, पूरा 2 से 3 महीने ये चलेगा, 2 महीने ये चलेगा, और लास्ट में 1 महीने में मॉडर्न और ये चलेगा। इसके साथ वेब भी है, वेब ऑप्टिक्स बोलते हैं। और भी बात करते हैं, लिख लिया सबने। अब बात करते हैं सर कि स्टडी ऑफ चार्ज पढ़नी चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, CBSE में नाम है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप ये जानते हो कि अगर मान लो एक मेटल है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर है, अगर आप इस पे चार्ज देते हो, चार्ज होता क्या चीज़ है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिकली जो चार्ज होता है, चार्ज जो होता है Q इक्वल टू N इंटू ई, Q इक्वल टू N इंटू ई। तो जो N होता है, N इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, N इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ, मतलब अगर किसी कंडक्टर से अगर कोई चार्ज निकाला जाता है, यहाँ से मान लो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, अगर नेगेटिव चार्ज निकाल लिया गया तो इस पर क्या कौन सी चीज़ आ जाएगी? कहीं से भी अगर नेगेटिव चार्ज निकाल देते हो तो वहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब इट बिकम्स पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उसका मतलब इस कंडक्टर पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो इस पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो मान लो कि अगर आपके पास जो N है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मान लो कि एक कंडक्टर है जिससे हमने 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया। इफ़ वी रिमूव from a conductor, if we remove 5 electron from a conductor, so find out net charge, find out charge on the conductor। अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर पे चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपने कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं? 5। कितने? 5। तो आपको पता है सर Q इज इक्वल टू N इंटू ई। N की वैल्यू आपने 5 रिमूव की है, ठीक, और E की वैल्यू आप जानते हो, E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब जो चार्ज की यूनिट होगी, चार्ज के बारे में ही सब कुछ पढ़ रहे हो, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम होता है, लिख लेंगे इसको। अब E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19, तो 16×5 80, 8.0 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है बेटे। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हेडिंग लिखें, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है? तो पहला क्या है कि जब भी अगर सपोज चार्ज है तो या तो हो सकता है वो नेगेटिव चार्ज हो सकता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, कौन सा चार्ज हो सकता है? पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। कौन सा? पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। और दूसरा हो सकता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो सकता है, अच्छा पॉजिटिव चार्ज का क्या मीनिंग है कि अगर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से कहीं निकाला गया हो, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या डिफिशियंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी। तो आपने पढ़ा डिफिशियंसी,
तो यहाँ पे बेटे बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि आपने पढ़ा कि अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है तो इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। पहली चीज़, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ क्या है कि सर अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो, ये क्यू चार्ज पॉजिटिव, ये भी चार्ज पॉजिटिव, तो इनके बीच अगर सेम नेचर है, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब सेम नेचर। सेम नेचर सर क्या पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है सर? नहीं, नेगेटिव भी हो सकता है सर और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर नेगेटिव नेगेटिव नेचर के हैं, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, या दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हों या नेगेटिव नेगेटिव हों, अगर सेम नेचर हुआ तो रिपल्सन क्या होगा? रिपल्सन। अगर अपोजिट नेचर होता है तो सर यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है, इसके साथ ये बेटे ये नेगेटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव ये चार्ज नेगेटिव, तो यहाँ पे पता है जैसे अब ये बॉयज़ है ये गर्ल्स है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। अपोजिट नेचर, अपोजिट नेचर ऑलवेज अट्रैक्ट, ऑलवेज अट्रैक्ट। अपोजिट नेचर क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। जैसा कि आपने अगर नेगेटिव पॉजिटिव हो या पॉजिटिव नेगेटिव हो, अगर अपोजिट हुआ तो अट्रैक्ट होगा, अगर सेम नेचर हुआ तो रिपल्सन होगा। अगर इसके बाद अगर मान लें, बात करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 3 की, जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ध्यान से समझें, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये सर क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि ये एक कंडक्टर है और यहाँ पे एक कंडक्टर है, अगर आपने 200 इलेक्ट्रॉन, कितने? 200 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी निकाल दिया इस कंडक्टर से, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे क्या छोड़ेगा? पॉजिटिव। कितना? तो यहाँ पे सर पॉजिटिव 100 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव 100 इलेक्ट्रॉन, और जहाँ पे जाएगा वहाँ पे माइनस 100 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 200 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे भी 200। तो जितना अगर 200 निकाला है तो यहाँ पे इसका नेचर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे नेचर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये जो n है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि Q इज इक्वल टू एन इंटू ई में जो n है, n शुड बी इन परफेक्ट नंबर। ऐसा नहीं, इसको क्या n को क्या होना पड़ेगा? परफेक्ट नंबर। ठीक, ऐसा नहीं कि 4 इलेक्ट्रॉन 4.5 इलेक्ट्रॉन 1.5 इलेक्ट्रॉन ऐसे कहीं नहीं निकाल सकते। जब भी निकालोगे आप तो आप n की वैल्यू परफेक्ट नंबर पे 100 200 2 4 5 इस तरीके से नंबर में लिखोगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और भी प्रॉपर्टीज देखते हैं इस पे। बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है कि इसकी जो यूनिट है सिर्फ यूनिट होगी, चार्ज कोई डायरेक्शन नहीं होती। स्केलर और वेक्टर आप जानते हो। दूसरी बात, आप जो है चार्ज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। चार्ज कैन बी ट्रांसफर, ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, अनदर बॉडी। चार्ज एक जगह से दूसरी जगह को शिफ्ट किया जा सकता है। मतलब अगर कहीं पे भी चार्ज है तो आप वहाँ से चार्ज को निकाल करके दूसरी जगह आप चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब बात करते हैं, अगर आपके पास कि चार्ज जो है हमेशा, चार्ज जो है हमेशा इस तरीके से ट्रांसफ़र होगा
कि वो n को परफेक्ट इंटीजर होना पड़ेगा। मतलब q इक्वल टू n इंटू ई में n को जैसा कि हमने बताया कि ये परफेक्ट इंटीजर होना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये भी है कि अगर आप चार्ज ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आप हमेशा n को, n जो होगा ये परफेक्ट इंटीजर है, n शुड बी परफेक्ट इंटीजर। n को क्या होना पड़ेगा? परफेक्ट इंटीजर। अब बात करते हैं कि आपके पास पॉजिटिव भी चार्ज होगा, नेगेटिव भी होगा और सर न्यूट्रल भी हो सकता है। चार्ज की प्रॉपर्टी में चार्ज न्यूट्रल भी हो सकता है। कैसे सर? चार्ज क्या जीरो होगा? क्या कभी चार्ज जीरो हो सकता है? एक बॉडी है जिस पे मान लो कि +5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे -5 इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? चार्ज जीरो नहीं हो सकता। कोई भी चार्ज जीरो नहीं हो सकता, या तो जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा। तो चार्ज पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर चार्ज की वैल्यू टोटल समेशन क्या हो गया? जीरो, तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल चार्ज बोलते हैं। तो आपने चार्ज की प्रॉपर्टी सारी पढ़ ली। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो कि जो बेसिक कंडक्टर्स होते हैं, आपने मटेरियल्स टाइप में पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ मटेरियल। टाइप्स ऑफ मटेरियल, टाइप्स ऑफ मटेरियल कितने टाइप्स के होते हैं? तो आप लिख लें। पहला जो टाइप है कंडक्टर, कंडक्टर है साहब। दूसरा है इंसुलेटर। कौन सा? इंसुलेटर। और थर्ड वन आपके पास है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं? आप सभी जानते हो, इट इज हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट आउटर सरफेस, या आउटर ऑर्बिट भी बोल सकते हो। अब इंसुलेटर क्या होता है? नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं, जिसका नाम क्या है? इंसुलेटर। और थर्ड वन है सेमी कंडक्टर, वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये तीन तरीके आपने मटेरियल्स पढ़े, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। अगर हम बात करें अब साहब, नेक्स्ट वन इज कूलम्स लॉ। कौन सा लॉ? कूलम्स लॉ। हर बच्चा जानता है कूलम का नियम क्या है। कूलम साहब ने क्या बोला था? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है? इस चीज़ को पहले ध्यान से समझें कि सर अगर मान लो कि हमारे पास, अगर मान लो मेरे पास ये सर पॉजिटिव चार्ज है, किसी मीडियम में रखा होगा, एनी मीडियम। तो अगर सर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आपके पास दूसरा है साहब, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बात कन्फर्म है। इसको 0.1 मार्क कर दो, इसको 0.2 मार्क कर दो। तो आपको पता है कि साहब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपल्सन होगा, आपने अभी पढ़ा है। अब फोर्स कैसे लगेगा? अगर मैं कहूँ सर रिपल ये भी तो करेगा, ये भी करेगा, ये इसकी वजह से करेगा, ये इसकी वजह से करेगा, तो हम जो एक नाम दे देते हैं, नाम क्या होगा सर? कि हमने नाम दिया फोर्स तो लगेगा सर, फोर्स तो लगेगा, लेकिन फोर्स जो लगेगा, फोर्स एट 2 ड्यू टू 1, वो किधर लगेगा? राइट हैंड साइड। इसकी वजह से इधर, इस पे इस चार्ज पे इसकी वजह से 1 की वजह से, तभी हमने लिखा है फोर्स एट 2 ड्यू टू 1। तो इसकी वैल्यू क्या है सर? राइट साइड फोर्स लगेगा। अब इधर कितना लगेगा बेटे? फोर्स एट 1 ड्यू टू 2। तो दोनों एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो सर ये जो फोर्स की वैल्यू है, या F21 या F12,
ये जानते हो कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन भी आपको मिल ही रही है। तो कूलम साहब ने क्या कहा, कूलम साहब ने कहा कि फोर्स अगर दो चार्जेस रखे हैं किसी भी मीडियम में, एट एनी मीडियम, तो इन्होंने कहा इफ़ टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मीडियम देन देयर विल बी अट्रैक्शन और रिपल्सन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, एंड इट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। पूरे तरीके से स्टेटमेंट लिखेंगे, अब नोट डाउन भी कर लें कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ the electrostatics force between the charges, between the two charges, या electrostatics force according to Coulomb's law, the electrostatics force is directly proportional to product of their charges, product of their charges and inversely proportional to square of distance between them, square of distance between them। इसका मतलब अगर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइंड करें, लिख लिया, अगर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइंड करें, आपने पॉज करके लिख सकते हो, पॉज कर लें, लिख लें। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइंड करें तो कूलम साहब ने कहा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अगर इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा दें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ कूलम्स लॉ। याद रखेंगे, जो K होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है किस मीडियम में रखा गया है, वो एयर है या वाटर है, किस में रखा गया है। तो इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा वैल्यू कांस्टेंट होती है 9 × 10⁹। अब इसकी यूनिट क्या होगी, कैसे होगी? तो K की यूनिट देखें ध्यान से, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, राइट इट डाउन, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं K। तो K की वैल्यू आपने क्या पढ़ा सर? फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो K की जो वैल्यू हुई, K बराबर वैल्यू क्या हो गई सर? F इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। अब साहब इसका यूनिट भी लिख सकते हो, क्या यूनिट आएगी बताओ बच्चों? न्यूटन। फोर्स की वैल्यू यूनिट न्यूटन, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम्ब स्क्वायर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। हो सकता है आपको ऐसे भी पूछ दे कि इसकी डायमेंशन भी बता दो, डायमेंशन भी बता सकते हो सर। यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mLt-2। ध्यान से समझो, आपने पढ़ा भी होगा mLt-2 डायमेंशन फोर्स की होती है। अभी 11th का भी चैप्टर जो बच्चे 12th में भूल गए हैं 11, वो कंटिन्यूएशन में देख लेंगे जाके।
यहाँ पे मीटर स्क्वायर मतलब सर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर। बेसिकली कूलम आपने पढ़ा होगा Q इक्वल टू 80 होता है बेटे, Q इक्वल टू 80। अब यहाँ पे जो कूलम्ब है Q इक्वल टू I इक्वल टू बेसिकली Q बाई टी, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोलते हो। तो Q बराबर आपने पढ़ा होगा I इंटू टी। अब I की जो डायमेंशन होती है एम्पियर, क्या होती है एम्पियर। सर टाइम का आपने पढ़ाया था T, तो Q बराबर AT। तो यहाँ पे लिख सकते हो A इंटू टी की पावर का स्क्वायर। तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो एम एल क्यूब टी की पावर -4 ए स्क्वायर, एम एल क्यूब टी की पावर -4 ए स्क्वायर। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। अब सर ये बात तो समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट होता है और इस तरीके से। अब मान लो बेटे कि आपके पास कूलम लॉ पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस 2-3 बता देते हैं। मान लो कि बेसिक आपको चालू किया मैंने, सर ये पॉजिटिव चार्ज था हमारे पास कितना 5 इलेक्ट्रॉन। मान लो कितना था सर 5 इलेक्ट्रॉन था। और यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, कितना 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है। ये 5 इलेक्ट्रॉन निगेटिव था और 2 इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव है। तो 5 इलेक्ट्रॉन निगेटिव का मतलब सर ये तो चार्ज की जो वैल्यू है सर निगेटिव चार्ज है और ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है सर। तो अब यहाँ पे 0.1 यहाँ पे 0.2, तरीका बिल्कुल सेम कि सर ये दोनों आपस में क्या होंगे, अगर 5 इलेक्ट्रॉन निगेटिव ये 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव तो अट्रैक्ट होंगे सर, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। तो F@1 ड्यू टू 2, अब ये किसके बराबर होगा F2 ड्यू टू 1। अच्छा इनके जो सेपरेशन है, इनका जो सेपरेशन है अगर मान लो 2 मीटर का है, कितना मीटर है सर 2 मीटर का है। सेपरेशन बिटवीन 2 चार्जेज इज 2 मीटर। तो अब पूछ रहा है कि फोर्स की वैल्यू बताओ। पहले देखो F12 की जो वैल्यू होगी वो F21 के बराबर होगी, ठीक। जो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डायरेक्शन तो सर इसका इधर होगा इसका इधर होगा, वो बात अलग है। और लाइन ऑफ एक्शन भी यही होगा, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। तो अब तरीका आपने क्या पढ़ा है सर K Q1 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब K की वैल्यू सर आपने पढ़ाई 9 इंटू 10⁹। Q1 की वैल्यू आपके पास क्या है 5 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड से बात करते हो। अब ये बात अगर मान लो कि आप अगर ये बोल दिए सर यहाँ तो माइनस था, माइनस प्लस आपको सिर्फ अट्रैक्शन या रिपल्सन बताएगा। मान लो कि आपने यहाँ पे प्लस रखा और यहाँ पे माइनस, तो ये वैल्यू क्या आएगी निगेटिव आएगी। क्या आएगी निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा अट्रैक्शन। यहाँ पे अगर मान लो ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, ध्यान से समझना, तो अगर सेम नेचर हो गया तो क्या होंगे रिपल्सन होगा। तो पॉजिटिव और निगेटिव सिर्फ आपको अट्रैक्शन या रिपल्सन बताता है, मैग्नीट्यूड से उसका कोई रिलेशन नहीं। तो डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, R की वैल्यू सर 2 का स्क्वायर। तो वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगी, इसको कैलकुलेट कर लेंगे 9 इंटू 10⁹, 5 इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 1.6 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटे 4। सो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो सर अब कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छे क्वेश्चन, ताकि आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा हो जाए कि अच्छा सर ये बात है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये बात है, इस तरीके से होगा। अब बात ये आती है, चलो ठीक है सर आपने सब सही बताया, ठीक। मान लो कि आपके पास 3 चार्ज हो गए ऐसे, ध्यान से समझना, के की पूरा सारा कॉन्सेप्ट एक एक करके समझते चलेंगे। ये मीडियम में रखा है, एयर है, क्या है एयर है।
तो मीडियम की भी बात करेंगे साहब, एयर मीडियम में रखा है। ठीक, जो के की जो आपने वैल्यू लिखी के बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 होती है। रिलेटिव परमिटिविटी, यहाँ बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। याद रखें, जो आपने जो F12 पढ़ा चाहे F21 पढ़ा, जो आपने वैल्यू पढ़ा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जो के की वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन 0, वेयर, यहाँ पे बात जरूर मेंशन कर दें, वेयर एप्सिलॉन 0 इज परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस या एयर के केस में। ठीक, अब यहाँ पे सर मान लो कि यहाँ पे भी चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू है सर, सब एंगल 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल पे है, सब इक्विलेटरल ट्रायंगल पे है। तो पूछा कि फोर्स बताओ, यहाँ पे 0.1 बता दिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। फाइंड आउट फोर्स, क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट नेट फोर्स, फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन 0.2 चार्ज, 0.2। तो सर नेट फोर्स अभी हमें निकालना है, तो ध्यान से सभी बच्चे समझें, नेट फोर्स कैसे निकालते हो। फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर सर। तो सर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मान लो इनके बीच की दूरी ए है, तो सर ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो सर यहाँ पे पूछा था, तो ये वैल्यू अगर 2 है तो ये F2 ड्यू टू 3, F23 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, F23। अब यहाँ पे सर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी यहीं पे निकालना है, तो फोर्स एट 2 ड्यू टू 1, ड्यू टू 1। अब इनके बीच का एंगल क्या होगा सर, 60 डिग्री। कितना, ये 60, तो सर ये 60। अब अगर आप ध्यान से इसका FBD बनाओ, तो सर हमारे पास F21 ये है और सर F23 ये है, इनके बीच का एंगल 60 है। आपके पास नेट रिजल्टेंट यही आया। तो अब अगर नेट रिजल्टेंट, दो फोर्स का रिजल्टेंट आपने पढ़ा होगा, दो फोर्स का रिजल्टेंट क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, रिजल्टेंट बराबर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ थीटा। ये तब पढ़ा होगा इफ़ टू फोर्स P एंड Q, ध्यान समझना, इफ़ टू फोर्स P एंड Q एट द एंगल ऑफ थीटा, then resultant R becomes under root of P square plus Q square plus 2PQ cos थीटा। तो सर हमारे पास तो सेम कंडीशन है सर, थीटा पता है F21 F23। अब F21 F23 की वैल्यू निकालेंगे। F21 बराबर F21 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, सर के, सर ये भी Q, ये भी Q, के Q इंटू Q डिवाइडेड बाई, इनके बीच की दूरी क्या है, a स्क्वायर। सो दिस इज F21। F23 क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, के Q इंटू Q डिवाइडेड बाई सर a स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों की वैल्यू आ गई। अब इसको एक पार्ट मान लेंगे, ये पूरा, इसको देखो, अगर ये P है तो सर ये भी P है, मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो सर अगर इसको आप P लेट करते हो तो सर ये भी P होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो इसकी वैल्यू सर P है, ये भी क्या है, P। तो अब रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, रिजल्टेंट आप निकालना सीख गए हो। रिजल्टेंट बराबर सर P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2PP कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या दिया है, थीटा अगर आप देखो 60 डिग्री दिया है सर। तो अब इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर सर 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है बेटे, कॉस 60 क्या होता है, 1/2। तो अगर आप ध्यान से देखो, 2 ने 2 को मार दिया, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ 3P स्क्वायर या P अंडर रूट ऑफ 3। इसको आप बाहर ले सकते हो, तो वैल्यू क्या आ गई, P अंडर रूट ऑफ 3। तो आंसर क्या होगा,
P की वैल्यू आपने क्या निकाली है, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3। सो दिस इज द आंसर। पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सेम वही, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस 2p, क्यू की जगह पे भी p cos 60। तो 60 की वैल्यू आपने रखा 1/2, ये दोनों कैंसिल, तो ये वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट ऑफ 3p, फिर p की वैल्यू आपने डाल दिया। तो आप जब भी इसको बोलते हैं सुपर पोजिशन, क्या बोलते हैं, सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स, तो आप इस तरीके से, आप मान लो कि सर ये तो 3 ही का था, आप कुछ और अच्छा बता दो। मान लो 3 का था, अच्छी बात है। मान लो सर अगर आपके पास इस तरीके से कोई सिस्टम होता, क्वेश्चन नंबर 2 से बात करें बेटे, अगर मान लो इस तरीके से सिस्टम होता, ध्यान से समझना मस्त तरीके से। सर मान लो कि ये सर ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। पूछता कि डायगोनल पे, क्या पूछता, डायगोनल साहब। ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे मस्त तरीके से, फिजिक्स आसान है, बहुत मज़ा आ जाएगा। तो साहब यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड आउट नेट फोर्स एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर, सेंटर ऑफ स्क्वायर पे पूछा। सब स्क्वायर है सर, साइड है, तो अगर आप ध्यान से देखो सेंटर ऑफ स्क्वायर पे पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसको पॉइंट P लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 पॉइंट मान लो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तरीका बिल्कुल सेम। तो सर P पॉइंट पे निकालना है, ये दूरी तो a√2 आपने पढ़ी है सर। अगर इसकी ये, अगर यहाँ तक दूरी, ये हाइपोटेन्यूस है ना बेटे, a√2, सर a√2 हमने ये पढ़ी है। तो a√2 का आधा, a√2 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, a/√2। तो मतलब सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी a डिवाइडेड बाई √2 है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये Q चार्ज है, और यहाँ पे मान लो कि एक और एडिशनल चार्ज रखा था, कि मान लो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज रखा था, सॉरी निगेटिव चार्ज रखा था। यहाँ पे अगर निगेटिव चार्ज रखा है, यस, तो अब इनके बीच का पूछ रहा है कि फाइंड आउट नेट फोर्स ड्यू टू -Q। तो तरीका बिल्कुल सेम तरीका सेम करना है, कोई अंतर नहीं। सर दूरी पता है, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यहाँ भी पॉजिटिव कर लें, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अब आपके पास सर इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो किधर अट्रैक्शन होगा, कहाँ पे, इस साइड। तो अगर ये P पॉइंट मानते हैं तो FP ड्यू टू 4, तो सर यहाँ से ये जो लाइन ऑफ एक्शन अट्रैक्शन का वो इधर होगा। तो अब ऊपर वाले में ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी सर अट्रैक्ट होगा, कितने से, FP ड्यू टू 2। सिमिलरली यहाँ पे ऊपर वाले पे ये भी सर क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, FP ड्यू टू 1, ये सर ये ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटे, FP ड्यू टू 3। तो अगर आप ध्यान से देखो चारों फोर्स का जो वैल्यू आएगी, चाहे FP ड्यू टू 1 करो, चाहे FP ड्यू टू 2, FP3, FP4, चारों का जो मैग्नीट्यूड हो वो सेम होगा। अगर चारों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। एक का करके देख लेंगे, FP1 की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो इनके बीच क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है सर, KQ डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर, a/√2 का स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आएगी, KQ²/a² 2। तो ये जो वैल्यू है वो चारों के लिए बराबर है। अगर आपने पढ़ा होगा 4 फोर्सेज हैं, देयर आर 4 फोर्सेज एट अ पॉइंट। अब इनका रिजल्टेंट देखो, जितना इधर फोर्स है ऊपर, उतना इधर फोर्स, और जितना इधर फोर्स है
उतना नीचे फोर्स, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो एफ नेट की जो वैल्यू पढ़ोगे, एफ नेट बिकम्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटी, एफ नेट बिकम्स 0। तो इस तरीके से आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और भी इस पे क्वेश्चन देखेंगे लेक्चर 2 में, सुपरपोजिशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप प्रॉपर नोट डाउन करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो हम लोग का जो विजन है आप उसमें उसको अच्छे तरीके से फुलफ़िल करेंगे। आप अपना ड्रीम भी फुलफ़िल करेंगे कि हम लोगों का जो विजन है कि हर एक गरीब बच्चा भी पढ़ पाए फिजिक्स को अच्छे तरीके से समझ पाए, आईआईटी और नीट को क्रैक कर पाए। तो आप तरीके से जहाँ पे भी डाउट हो आप ज़रूर पूछें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।